वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज डेट है 27 सितंबर। तो आज का हेडलाइन पे छपी हुई है क्या, CWRC डायरेक्ट कर्नाटका टू रिलीज 3000 कॉजेज ऑफ वाटर टू TN टिल अक्टूबर 15। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। और इसके पहले बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो इसके डिस्प्यूट क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये एडिटोरियल पे हम लोग जाएंगे, जिससे आपको मेंस में इस चीज़ को समझने और मेंस में इस चीज़ को लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग ये एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में जान लेंगे आखिर ये है क्या, ये विवाद क्यों हुआ था। ठीक है, कावेरी जल विवाद क्यों और पानी को लेकर सामने आते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, क्या हुआ, इसकी वजह और इतिहास क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तमिलनाडु और कर्नाटक के कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद दशकों से जारी है। 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। मतलब कि उस समय भी ये डिस्प्यूट के बारे में GS के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो अभी भी ये चर्चा में है, तो इसके बारे में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु ने 177 TMC पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कितना? 177। ठीक है, 177 TMC पानी छोड़ने का आदेश दिया था। और कर्नाटका द्वारा निश्चित पानी ना दिए जाने का आरोप लगाया गया। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के चलते मंगलवार को बेंगलुरु बंद कर दिया गया है, बंद रहा है। ठीक है, क्यों? इसके चलते IT राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार धीमी हो गई है। ठीक है, सड़कों पर लोग नज़रअंदाज देख रहे हैं, मतलब कि इधर उधर घूम रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच जंग कई दशकों से पुरानी है। मामला निचली अदालतों को लेकर इसका उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सुन लीजिए, अगर ये विवाद है भी तो उसका निवारण कैसे होगा, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 2018 में कोर्ट में कर्नाटका को प्रतिदिन कितना 5000 क्यूबिक की दर से तमिलनाडु को पानी छोड़ने का आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कावेरी जल का विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कब, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं चर्चा में लाया हूँ आपके लिए। पहले जानते हैं कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, विवाद को समझने से पहले कावेरी नदी के विस्तार को समझना अहम है। ठीक है, कावेरी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम कर्नाटक है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरता है। कावेरी बेसिन का कुल जल संबंध वाटरशेड 81,155 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक की नदी जल संभ्रम क्षेत्र सबसे ज़्यादा लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद केरल में कुल संभ्रम क्षेत्र 2866 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु और पुदुचेरी में से 44,060 वर्ग किलोमीटर जल संरक्षण केंद्र है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। सहायता में नदी भूमिका अहम है। ठीक है, कावेरी की कर्नाटक से हरंगी और हेमावती बांध हरंगी और हेमावती नदी पर है। ठीक है, हरंगी और हेमावती बांध है। ठीक है, हरंगी और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की कौन सी सहायक नदी है? हरंगी और हेमावती इसकी सहायक है। और राज्य की मुख्य कावेरी नदी इन दोनों बांधों के निम्न धारा कृष्ण राजा सागर बांध पर बनाया गया। किस पर बनाया गया? ये निम्न कृष्ण राजा सागर बांध पर बनाया गया है। कर्नाटक की काबनी जलाशय का निर्माण कावेरी नदी की एक सहायक नदी काबनी नदी पर किया गया है, जो कृष्णानगर जलाशय से जुड़ी है। ठीक है, अभी थोड़ा काबनी नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सहायता नदी काबनी नदी पर किया गया है, जो कृष्णा सागर जलाशय से जुड़ी है। अब यह कावेरी तमिलनाडु की ओर आती है। नदी को मुख्य धारा मेट्टूर बांध पर बनाया गया। इसकी मुख्य धारा कहाँ बनाया गया? मेट्टूर के बांध पर बनाया गया। कावेरी के साथ काबनी और मेट्टूर बांध के संगम के बीच केंद्रीय जल आयोग, कौन? केंद्रीय जल आयोग की मुख्य कावेरी नदी की जो 2 GHC स्थलों की कोलेंग और बिलुंगिर की स्थापना की। और बिलुंगुर GAD स्थल मेट्टूर बांध के तहत 60 किलोमीटर है। ठीक है, 60 किलोमीटर, जहाँ कावेरी नदी, आप जानते हैं कि विवाद क्यों हुआ, क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कि विवाद क्या है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद यही समय चल रहा है। ठीक है, 1892 से 1924 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच 2 समझौते के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे की सहमति बनी थी। पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में भारत सरकार ने 2 जून 1990 कावेरी जल विवाद अधिकरण का स्थापना की। किसकी अधिकरण की स्थापना की? अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो पानी से संबंधित ट्रिब्यूनल की स्थापना की। और ये किससे होता है? अनुच्छेद 323। ठीक है, अनुच्छेद 323 बी के तहत, अनुच्छेद 323 बी के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आइए आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट।
ठीक है। CWT ने कर्नाटका को राज्य ने अपने जलाशय से अपनी छोड़ने के निर्देश दे दिए। ठीक है, 25 जून 1991 को यह अंतिम आदेश पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 25 जून 1991 को। ठीक, आदेश में कहा गया था कि जल 1 जून से 31 मई के मासिक रूप में या साप्ताहिक आकलन के रूप में तमिलनाडु के मैट्टूर जलाशय में 205 मिलियन क्यूबिक, ठीक है, पानी निश्चित हो सके। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के मुताबिक किसी विशेष महीने के संदर्भ में 4 बराबर किस्तों में 4 सप्ताहों में पानी छोड़ा जाना है। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, यदि किसी सप्ताह में पानी की अपेक्षित मात्रा को जारी करना संभव नहीं हो तो उस कमी को पूरा करने के बाद सप्ताह में छोड़ा जाएगा। वही विनियमित तरीके से तमिलनाडु द्वारा पुडुचेरी और कड़ाइकल क्षेत्र की 6 TMC जल दिया गया। कितना दिया गया? TMC जल दिया गया, 6 TMC जल दिया गया। ठीक है, अब आते हैं CWT बनने के बाद भी तमिलनाडु और कर्नाटक की कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा है। ठीक है, अंततः मामला उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट पहुंच गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक के जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 TMC पानी छोड़ने का आदेश दिया था। मैंने आपको बताया 177 TMC पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसका एक प्राधिकरण होता है कावेरी जल प्राधिकरण। ठीक है, मैं अभी बताया हूँ कि अनुच्छेद 323B के तहत इसको गठन किया जाता है। ठीक है, इस प्राधिकरण को। ठीक है, और कावेरी जल नियामक समिति के गठन का आदेश दिया गया। ठीक है, इसका समिति और ये आपको बता दिया कि ट्राइब्यूनल बनाने का अधिकरण और प्राधिकरण बनाया जाता है उसी के संबंध में। ठीक है, न्यायाधिकरण प्रक्रिया होती है। ठीक है, और 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ठीक है, आइए और थोड़ा बारे में जानते हैं इसके बारे में। अब इसमें अभी किस बात को लेकर है, क्योंकि इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की है। कितना? तमिलनाडु ने कर्नाटक से कितना? 15,000 क्यूसेक की पानी छोड़ने की मांग की है। कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, बताया ना कि इसके बीच न्यायाधिकरण बनता है, जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंधित जो बनता है वो अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A के तहत बनता है और अन्य न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323B के तहत बनता है। ठीक है, और 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इनका कहना है कि 15,000 मांगा गया पर उसने 10,000 भी नहीं छोड़ा। कर्नाटक का कहना है कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी के क्षेत्र जलाशय अपर्याप्त जल भंडार है। ऐसे कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस मुद्दा गरमाया और दोबारा उपजे विवाद को 18 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन न्याय प्राधिकरण, ठीक है, ने कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु 5,000 क्यूबिक पानी जारी करे। आदेश के तहत कर्नाटक ने 28 सितंबर को तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जहां कर्नाटक सरकार को झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने की निर्देश दिया। ठीक है, अब कर्नाटक ने कई किसानों को संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ठीक है, पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए और इस कड़ी में मंगलवार को बेंगलुरु बंद था। ठीक है, इसके तहत प्रदर्शनकारियों ने 19 सितंबर तक पूरे राज्य को क्या किया? बंद करने का आह्वान किया था इसके संबंध में। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा फूल जाए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आर्टिकल हम लोग देख लिए ना। CWRC डायरेक्ट कर्नाटका टू रिलीज 3,000 कॉजेज ऑफ वाटर 3 अक्टूबर। अब इसके हिंदी रूपांतरण में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ने को तो मैं ऐसे भी पढ़ लूँगा, पर अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि सर मतलब कि आप हिंदी में नहीं बताएं, हिंदी रूपांतरण, तो हिंदी रूपांतरण भी पढ़ता हूँ। इसके विस्तार हम लोग जान लिए। अब आर्टिकल के हिंदी रूपांतरण भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, CWRC कर्नाटक को TN के लिए 3,000 क्यूबिक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। ठीक है, 15 अक्टूबर तक। अब कावेरी जल विनियमित समिति ने मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी बैठक को फैसला सुनाया और 3,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ना चाहिए था प्रति सेकंड। 12 सितंबर को अपनी बैठक के दौरान CWRC के दौरान निर्धारित 5,000 क्यूबिक से 15 दिवसीय स्पेशल सिपेल बुधवार को समाप्त हो रहा है और अंतर्राज्यीय सीमा और बिल्ली-गुडुल में 3,000 क्यूबिक से संशोधन मात्रा का एहसास किया जाना है। ठीक है, इसके संबंध में आपको पूरा जो विस्तार विवरण मैंने आपको बता दिया है, कितना छोड़ना था इसके बारे में डिटेल यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है,
इस पे ही पूरा वो आर्टिकल को और उसको अच्छे से विस्तार रूप में मैंने यहाँ पर अपने मुद्दे के हिसाब से आपको यहाँ पर बनाया है, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो न्यूज़ है उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो जुडिशरी इज़ द लूजिंग टैलेंट ऑफ द गवर्नमेंट साइट नेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट ऑफ द गवर्नमेंट साइट ऑन नेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए इसके हिंदी रूपांतरण भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सरकार के रूप में न्यायपालिका प्रतिभा खो रही है, मतलब कि टैलेंट को खो रही है, नामों पर बैठता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाल ही में जस्टिस कौल का कहना है कि एससी कॉलेजियम में 70 सिफारिशें 10 महीने से अधिक समय से लंबित है, मतलब कि जो 70 सिफारिशें 10 महीने से लंबित हैं। ठीक, और आगे कॉलेजियम द्वारा इस प्रथा को रोक लगाने के बावजूद केंद्र के ने नामों को अलग करना जारी रखा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा माफ़ करिएगा दोस्तों, बच्चे हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आवाज़ गूंज रही होगी, पर अब उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ इसके बारे में जान लेते हैं कॉलेजियम प्रणाली है क्या। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विकसित हुई, ना कि संसद और संविधान के प्रावधान दे रहा है। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश केस में फर्स्ट जज केस कब हुआ था, 1981 में हुआ था। न्यायाधीश और न्यायिक नियुक्तियों के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सिफारिश की प्राथमिकता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया था। अब सेकंड जज केस क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कब, 1993 में, इसे परामर्श का असहमति से है। ठीक है, और तीसरा न्यायाधिकरण केस क्या है, थर्ड जज केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार किया और 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कर दिया। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल किया गया। ठीक है, 4 वरिष्ठतम सहयोगी। सुप्रीम कोर्ट में नेतृत्व सीजीआई करते हैं, ये आपको बताया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल है। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल पर। ठीक है, आर्टिकल थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं क्या मामला हुआ है। तो न्यायपालिका की नई प्रतिभूतियाँ खो रही है, इसमें ये बोला गया है, और जजशिप से लिए चुने गए भावी उम्मीदवार अपनी नियुक्ति पर सरकार फैसले के बिना महीनों बीतने के साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली कानूनी दिमाग वाले जो पीठ में शामिल होने के लिए अपनी वकालत का त्याग करने को तैयार हैं, सरकार द्वारा नामों को अलग अलग करने का शिकार हुए हैं। अज्ञात कारणों में से एक नाम की तुलना दूसरे नाम की प्राथमिकता देते हैं। कॉल एक सुधांशु धूलिया ने नोट किया है। ठीक है, सर्वोत्तम प्रतिभा पाने का प्रयास करने और अलगाववाद के कारण बेंच में अच्छी प्रतिभा खो रही है। ठीक, खो दी है, वे बाहर हो गए हैं, हट गए हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके हटने के बाद हमने 1 या 2 बहुत अच्छे लोगों को खो दिया। न्यायमूर्ति कौल ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि और संबोधित करते हुए कहा। ठीक है, एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो केंद्र का नेतृत्व करते हैं उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और जो राज्य का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, उसको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये बात याद रखिए। ठीक, और उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा जजशिप के लिए अनुशासित 70 नामों को और आकर्षित किया, जो नवंबर 2022 में 10 महीनों से अधिक समय से सरकार के पास लंबित है। इनका कहना है नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी कुछ बुनियादी प्रसंस्करण करना होगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम को अग्रेसित करना होगा। आपने वह भी नहीं किया है, उन्होंने कहा है। किसने कहा है, तो ये कृष्णदास राजगोपाल जी ने कहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि सरकार ने न्यायपालिका की प्रतिभा खो रही है। 70 सिफारिशें की है 10 महीने के बीच। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसके बारे में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं आज का करंट अफेयर ये है कि मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक की गई और उसका उद्घाटन किया गया। तो आज देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं कि कौन सा एशिया फोरम है। तो यही उत्तरी एशिया प्रशांत फोरम है। ठीक है, और प्रशांत महासागर को ही, इतने सारे ही सेक्टर को ही एशिया प्रशांत फोरम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, पेरू आता है। ठीक है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है,
चाइना, रशिया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में यही आते हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया? ये मानवाधिकार पर किया गया है। मानवाधिकार पर ये फोरम की बैठक की गई है, द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? एशिया प्रशांत फोरम की स्थापना 1996 में की गई थी। सचिवालय इसकी सिडनी, अमेरिका में है। और अधिदेश किस लिए किया गया? तो मानवाधिकार की चुनौती से निपटने के लिए एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की एक साथ लाना है। ठीक है, संस्थानों को यह एक साथ लाना है। ठीक है, 5 संस्थापक सदस्यों में से एपीएफ सदस्यता 26 NHRI तक विस्तारित हो गई है। 16 स्थित सदर में अफगानिस्तान को इसमें बी स्थिति के सदस्य के रूप में वर्तमान में निलंबित अफगानिस्तान को किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान को वर्तमान में से निलंबित कर दिया गया है। सदस्यता का मानदंड क्या होना चाहिए? तो इसकी मानदंड यही होना चाहिए कि पूर्व सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए NHRI नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पेरिस सिद्धांतों से निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरी तरह से पालन करना होगा। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसको पूरा करना होगा। NHRI आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों का अनुपात करते हैं और उन्हें सहयोग सदस्यता प्रदान की जाती है। पेरिस सिद्धांत क्या है? तो पेरिस सिद्धांत में यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थिति से संबंधित सिद्धांत ने न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं जिन्हें विश्वसनीय माने जाने की और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए NHRI को पूरा करना होगा। ठीक है, NHRI को पूरा करना होगा। ठीक, उन्हें 1993 में वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थित किया गया था। उन्हें 1993 में वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थित किया गया था। ठीक है, APF और गनहरी एशिया पैसिफिक फोरम ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या इंस्टीट्यूट के भीतर NHRI के 4 क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक है। 4 क्षेत्र जो है उसके नेटवर्क में से एक है। NHRI के 3 क्षेत्रीय समूह में क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क, ठीक है, NANHRI है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का यूरोपीय नेटवर्क है, यूरोपियन नेटवर्क भी है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रीय संस्थानों का नेटवर्क भी है। और APF की पूर्ण सदस्यता ए स्थिति में GANHRI मान्यता के बराबर और APF की सहयोगी सदस्यता बी स्थिति और GANHRI की मान्यता में बराबर है। ठीक है, तो NANHRI क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क है जिसमें 3 क्षेत्रीय समूह शामिल था और इसके भीतर कितना बताएगा? 4 क्षेत्रीय नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन इसका है GANHRI को पहले क्या बोलते थे? मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था। गनहरी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है। गनहरी क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसे स्विस कानून के तहत गैर लाभकारी इकाई के रूप में गठित किया गया था। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग क्योंकि GS के पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। NHRI की मतलब कि भारत के आयोग एशिया प्रशांत फोरम में बैठक में द्विवार्षिक सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। कौन सा भाग लिया? NHRI ने भाग लिया। कब लिया था? तो ये नई दिल्ली में लिया गया था। उसका उपाध्यक्ष फातिमा अल काबी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग 20 से 21 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया। हर 2 साल में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन पेरिस सिद्धांतों और तीसरी वर्षगांठ में के जश्न के साथ मेल खाता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के काम को नियंत्रित करता है और साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। ठीक है, क्या जानना जरूरी है हम लोग को कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मानवाधिकार की रक्षा कैसे की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक, और अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता के रूप में, अनुच्छेद 42 में राज्य की न्याय संगत और मानवीय सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में, अनुच्छेद 43 से उद्योग के प्रबंध में धार्मिक जो
उद्यमियों को भागीदारी है। ठीक है। और अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था तो देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 47 क्या है, लोगों के पोषण स्तर और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। तो ये सब मानवाधिकार के संवैधानिक प्रावधान से क्या है, संबंधित है। ठीक है। इसलिए मैंने लाया है जिससे आपको अच्छे से जानकारी होगी, और यही संवैधानिक प्रावधान है जिसे मानवाधिकार की रक्षा हेतु हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी था। तो आई होप मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट जितना भी इसके बारे में चर्चाएं की जा रही है, सारा कंक्लूजन को अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है। अब ये देखिए, ओवर 860 सीरियस केस पेंडिंग अगेंस्ट इन 190 MP बिफोर ए पोल्स। मतलब कि 860 सीरियस चार्ज हैं पेंडिंग अगेंस्ट किसके, 194 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके पोल में हुआ है ये। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इसका मैं एक संयुक्त रूप से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। जिससे आपको लोगों को आसानी होगी, और इसी के आगे मैं लगा दूंगा। ठीक है। जिससे आप समझ सकेंगे कि कितने और कितने लोग भ्रष्ट हैं और कितने लोग की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। हिंदी रूपांतरण का 194 सांसदों के खिलाफ 860 से अधिक गंभीर मामले हैं। ठीक है। इसमें बताया गया कितने मामले हैं, कितने कौन कौन सा मामला, कौन सा IPC सेक्शन इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ अब इसमें एक चीज़ को बताना पड़ेगा, वही सब मामला दर्ज हुआ है। गंभीर आपराधिक हत्या के मामले, महिला के खिलाफ अपराध के मामले, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में, हत्या के मामले में, और हाफ मर्डर के मामले में। ठीक है। धमकी देने के मामले में, बहुत सारे मामले इनके दर्ज किए गए हैं। ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ ये एथिक्स में कुछ क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस आर्टिकल से संबंधित, नहीं तो PSIR में GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। ठीक है। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है, पॉलिटी के PSIR की नज़र से इसलिए पूछ सकता है कि हमारे देश में सांसदों के खिलाफ इस गंभीर आरोपों के मामले दर्ज किए जाते रहे हैं। जिससे आप इस पर आप तर्क वितर्क कीजिए, और मामले क्या क्या दर्ज किएंगे इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक मिनट दोस्तों जी, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो लगा दूंगा कम से कम 4 मिनट या 3 मिनट का, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है। अब मैं कम से कम उसमें बनाने में समय लगेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40% से भी ज़्यादा सांसदों के आपराधिक मामले देखे गए हैं, और आपराधिक मामले हैं उन पर, और 7% अरबपति हैं। बताइए हमारे देश का क्या होगा, क्या बंटाधार कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ऑफ द नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों की हलफनामे का विश्लेषण किया। बताइए सब कितने चोर हैं, क्या बोले अब हम। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 26% से अधिक संसद सदस्य पोस्ट ग्रेजुएशन थे, जबकि 45% ग्रेजुएट थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट में आंकड़ों पता चला है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में 54 सांसद थे जिन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, और 22 डिप्लोमिक धारक थे, और 89 12वीं पास थे, 51 ने 10वीं पास की थी, 184 स्नातक थे। ठीक है। 41 पेशेवर स्नातक थे, मतलब कि ग्रेजुएट थे। सांसद निरीक्षण किया गया था। बताइए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं, कितने सांसद करप्टेड हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं आप। अनुमानित स्कोर बताया गया है कि इतने % हैं। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं नई रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का आज ही आया है, देखते हैं। इसमें कहा गया कि ADR और NV द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद विवरण सामने आया है। यह डाटा सांसदों के द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामे में निकाला गया था। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीटें खाली थी, और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें अपरिभाषित है। 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे में, और 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका।
क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे। मतलब कि सारे डाटा का एनालिसिस किया गया है, सभी सांसदों और राज्यसभा को जो सीटें हैं, कितने उनकी आरक्षित हैं, कितनी उनकी संपत्तियां हैं, सबके बारे में विवरण निकाला गया एक डाटा के रूप में। आज ही ये रिपोर्ट आया, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जहाँ सांसदों की उम्र का सवाल है, वहाँ आंकड़े आए हैं कि 759 सांसदों में से 51 से 70 की उम्र के हैं, जबकि 239 31.32%, 51 से 60 वर्ष की आयु में है वर्ग के थे, और 209 27.39%, और 61 से 70 वर्ष के हैं 184, मतलब 40 से 50% आयु के बीच में है। ठीक है, केवल 9 सांसद 25 से 30 की उम्र की हैं, केवल 6 81 के ऊपर के थे। ठीक है, 81 साल के जो ऊपर है वो 6 थे मात्र, जबकि 306 40% सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए गए। 306, सोचिए 543 में से 306, 40% से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज उसमें किए गए हैं। लगभग 194 25% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। मतलब 194 जो हैं उसमें गंभीर मामले, मतलब हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट जैसी संगीन अपराधों से लिप्त हैं। अब सोचिए ये सांसद तब पर भी सांसद लड़ रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। बताइए इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, हमारे देश में कितने परसेंट ऐसे हैं। 40% जो सांसद है वो आपराधिक मामले में दर्ज हैं, 25% गैर पूरा गंभीर अपराध से हैं। केवल 9 सांसद 25 से 30 की आयु की उम्र के थे, और केवल 81 से ऊपर के थे। ठीक, और इसमें ये बताया गया है कि 32 सांसदों ने हत्या की प्रयास की थी। 307 के ऊपर ये मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के मामले दर्ज है। 21 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में के संबंधित मामले दर्ज, यौन शोषण से संबंधित मामले दर्ज हैं। 21 में 4 सांसदों ने बलात्कार IPC 376 से संबंधित मामले घोषित हुए हैं, घोषणा उसकी की गई। बताइए इतने सारे मामले उनके ऊपर दर्ज है, तब पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाह। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद और औसत संपत्ति 38.33 करोड़ की थी, और 53% अरबपति थे। 7 से 53, मतलब 53.7% अरबपति थे। जहाँ तक प्रमुख पार्टियां का सवाल है, जहाँ यहाँ पे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद औसतन संपत्ति 18.31 करोड़ की थी, और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सांसद हैं, मतलब कांग्रेस के जो सांसद उनका संपत्ति 39.12 करोड़ की थी, और 36 तृणमूल कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ की थी, और 31 युवाजनों के पास औसत संपत्ति थी। श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसदों के पास औसत संपत्ति थी, मतलब 153.76 करोड़ है, और 16 भारत राष्ट्र समिति के सांसदों के पास औसत संपत्ति लगभग, मतलब इसमें अनुमान लगाया गया 383.51 करोड़ के हैं। तो सोचिए हमारे देश में कितने अरबपति खरबपति सांसद हैं, और ये तो अभी कुछ नहीं है, इनके हलफनामे एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, और कितने क्रिमिनली दर्ज हुए हैं मामले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट आया है, ये आज ही रिपोर्ट आया है, और मैं इस पर आपका अपना बता रहा हूँ, इस पर अपना राय व्यक्त कर रहा हूँ, और आपको आप क्या किसको चुनाव में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब ये ख़त्म हो चुका है रिपोर्ट, तो हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह रोज़ नए खबर अपडेट लाते रहेंगे। और अबे आफ्सपा टू स्टे इन नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। आफ्सपा क्या है, इसके बारे में जानेंगे तब ये आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिना जाने पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इसमें है कि आफ्सपा ये है कि एक मिनट दोस्तों, इसका कहाँ गया देखते हैं हम लोग। ये हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, पर आफ्सपा है क्या इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, आफ्सपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आफ्सपा 1958 में इसका गठन किया गया था। संसद ने 11 दिसंबर 1958 को, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये किस लिए होता है? यह सशस्त्र बलों जैसे सैन्य बलों, वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों CRPF, BSF, ITB आदि के विशेष शक्तियों को प्रदान करता है। ठीक है, जहाँ डिस्प्यूट होता है, जहाँ मामले होते हैं, ये अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही प्राप्त किए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के जहाँ विवाद होते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो दंगे होते हैं, उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या बोला गया है। ठीक है,
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागालैंड के अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्से में सशस्त्र बल अधिनियम 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 8 जिलों में 5 और अन्य जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आपसों को बढ़ा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अधिनियम को तिरम, चांगलांग और चोंगलिंग जिले में, नाक्साई जिले और नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये आपसों कानून बनाया गया, जहाँ वहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं। ठीक है, और आतंकवादी माओवादी गतिविधियाँ होती है, उसके लिए आर्म फोर्स बनाया गया था। ठीक है, तो आपसपा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बनाया गया था। 11 सितंबर को ये गठन किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इन्होंने कहा कि 90% ऑफ कंपोनेंट यूज, जो 95% जो कंपोनेंट होता है इंडियन रॉकेट इंडिकेटर सेज इसरो चीफ ऑफ CSIR इवेंट, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इवेंट में इसरो के जो चीफ हैं क्या कहा है कि जो इंडिया की कंपोनेंट हैं रॉकेट की, वो क्या कर रहे हैं, 95% हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से हमारा ही ये रॉकेट इंडिग्रेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके संबंध में हिंदी रूपांतर कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, प्रमुख ने कहा कि भारतीय रॉकेटों के इस्तेमाल होने वाले 95 घटक स्वदेशी हैं। क्या है, 95% घटक क्या है, स्वदेशी हैं। ठीक है, और ये भी 1 मिनट दोस्तों, 95% भारत में बनाए गए हैं। जो भी इसका इक्विपमेंट है वो क्या किया गया है, 95% भारत में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित यही है। और जो इससे संबंधित है, जैसे कि रॉकेट चलाने, सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए पर्याप्त बैटरी सिस्टम, भंडार से लंबे समय में कर रहे हैं, इसमें बनाया गया है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता के सम्मानित के लिए एक समारोह में पहले कहा गया था। ठीक है, CSR हाल ही में क्या कर रही है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दी है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से चर्चा की है, तो आप मेरे जाकर पिछले सेशन में देख सकते हैं हिंदू के बारे में, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसमें मैंने अच्छे से विवरण किया है। ठीक है, इसमें बनाऊंगा तो वीडियो और आधा घंटे खींच जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, थोड़ा आप इसे समझ लीजिए। ठीक, और ये अगर पूछेगा कि भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या क्या किए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत ने कीर्तिमान हासिल की, इस पर तर्क वितर्क कीजिए, तो ये पूछ सकता है। टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित है तो GS3 की इंपॉर्टेंट से, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसके अगर पढ़े रहेंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ इनपुट जो इसकी डाटा है वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में बाघों के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके साथ ही मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का क्या होगा, 7वां बाघ अभयारण्य होगा। ठीक है, गौरतलब यह है कि मध्य प्रदेश ने 2022 की पशु गणना में बाघ स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है। ठीक है, बाघ स्टेट का 2022 में मध्य प्रदेश ने पशु गणना में बाघ स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश के बाघों की संख्या 2018 में 526 के मुकाबले 785 हो गई है। ये आप देख लीजिए, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य का ये है, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सिगौड़गढ़ में है। ठीक है, ये ऊपर लगा रहा था ना बैनर, उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे लगाया जिससे आपको अच्छा लगे देखने में। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन पशुओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस रिजर्व के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इसमें लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र में और 925.12 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन में शामिल किया गया है। ठीक है, 1414 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र और 925.12 वर्ग किलोमीटर को क्या किया गया, बफर जोन में शामिल किया गया है। इसे अधिसूचित बफर क्षेत्र में नौरोदेही और व वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य है। यह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आसपास के वन क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, यह अभयारण्य सागर, दमोह और नरसिंह जिलों में फैला है। कौन कौन से जिलों में, सागर, दमोह और नरसिंह जिलों में फैला। इस बाघ का अभयारण्य के अंतर्गत कोई नया राजस्व क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है। स्टेट ऑफ टाइगर को प्रीडेट्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 के अनुसार देश के बाघों को सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में 785। इसके बाद कर्नाटक में है 583, उसके बाद उत्तराखंड में है 560 आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मध्य प्रदेश के अन्य 6 बाघ अभयारण्य कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी है। मतलब कि इस तरह अभी तक कितने 6, ये 7वां घोषित हुआ है। पहला कौन है? कान्हा अभयारण्य है, फिर बांधवगढ़ है, फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, फिर पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, फिर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है। 6 का यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, 7वां घोषित हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते, आइए आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ए वेव ऑफ इंडिपेंडेंस आर्मी चीफ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं। आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम से संबंधित है वो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल को। ठीक, हिंद प्रशांत क्षेत्र परस्पर निर्भरता का जाल, सेना प्रमुख कहा है। ठीक है, सेना प्रमुख ने कहा गया है, भारत और अमेरिका के सेना प्रमुख दक्षिण चीन सागर में चीन की भूमि पुनर्ग्रहण के बारे में परोक्ष टिप्पणी की है और कहा है कि चुनौतियां खतरों से के रूप में प्रकट हो रही हैं। सहयोग सामूहिक प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक पर जोर दिया गया है। ठीक है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे प्रमुख जनरल कौन है अभी? ठीक है, हमारे प्रमुख जनरल है मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उनकी मौत होने के बाद, किनकी मौत होने के बाद? तो हेलीकॉप्टर से जिनको क्रैश हुए थे, याद है ना आपको? हाँ, उन्हीं के संबंध में वो क्या किए गए थे, मृत्यु होने के बाद हमारे नए CDS ये बने थे। ठीक है, मनोज पांडे जी। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र केवल देशों का समूह नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता का जाल है। मतलब कि इंडिपेंडेंस का ये जाल है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों का अलावा भूमि पर सुरक्षा और मानवीय चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। ठीक है, जबकि उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया है बिना दक्षिण चीन का सागर और चीन की भूमि पुनर्ग्रहण का मौन संदर्भ दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में उनको कहा है। आप इस ऑडिटोरियल इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका द हिंदू, 1 मिनट मैं थोड़ा स्टॉप करूँगा, थोड़ा आप लोगों को PDF के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने 2 दिन पहले बनाया, जिसमें अभी मेंबर बहुत कम है, मेंबर ना के बराबर है। तो आपको अगर इससे संबंधित जो हिंदी में जितना भी इसका PDF चाहिए, अच्छे रूप से बनाया और एक एक चीज़ को आप उसमें पढ़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली में जो करंट अफेयर लाता हूँ जितने संबंधित रेगुलर, उसमें करंट अफेयर भी मैंने वहाँ PDF के रूप में डाला है, जिससे आपको पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, या तो मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर जाइए और वहाँ पर एक मेंबरशिप, मतलब कि मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और एक एक चीज़ को भी वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, आइए आप आते हैं आर्टिकल पर हम लोग। तो इसमें कहा गया है कि 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जिसकी मेज़बानी भारत पहली बार अमेरिका के साथ कर रहा है। और इसमें 30 देशों के 20 प्रमुख शामिल हैं। ठीक है, 30 देशों के 20 प्रमुख शामिल हैं। इंडो पैसिफिक आर्मीज मतलब IPACS के साथ 47वां इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार 9वां सीनियर एनालिस्टिक लीडर फोरम भी आयोजित किया जा रहा है। क्या क्या आयोजित किया जा रहा है? 30 देशों के 20 प्रमुख शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भारत पहली बार अमेरिका के साथ क्या कर रहा है? कर रहा है ये मेज़बानी। ठीक है, और ये क्या है? IPACS के साथ 47वां इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार है और 9वां सीनियर एनालिस्टिक लीडर फॉर्म है। ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसका करंट अफेयर में ज़रूर ला दूंगा इस चीज़ को, तो आप मेरे PDF चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो यूट्यूब में मैं रेगुलर करंट अफेयर लाता हूँ, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जो की पॉइंट होता है ना, जितना भी की पॉइंट जो इससे संबंधित होते हैं और कहाँ ये आयोजन किया गया है, ये सब मैं करंट अफेयर में लाता हूँ अपने रेगुलर। तो आप मेरे रोज़ के करंट अफेयर सेशन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों के अलावा भूमि पर भी सुरक्षा और मानवीय चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। उनमें से भूमि द्रव्यमान पर क्षेत्रीय विवादों को लेकर या कुछ मामले अधिग्रहण है। ठीक है, कृत्रिम रूप से विस्तारित द्वीपों पर भी शामिल है। तो मनोज पांडे जी ने उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि रियल एस्टेट और सैन्य अड्डों का स्थापना आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरे, जलवायु परिवर्तन से
बसे हुए द्वीपों या तटीय देशों के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करना और प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। ठीक है, तो असुविधा के लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो चुनौती अकेले या बहुल रूप से खतरों के रूप में प्रकट हो रही है, जो एक या अधिक देशों से प्रभावित कर रही है। उन्होंने के बीच सहयोग पर जोर दिया है। ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों। तो इस विवरण को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, गंभीर रूप से महत्वपूर्ण भी था ये। ठीक है, और रैफी और नियमित रूप से गुथी हुई है। ठीक, और इसका जो करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इस पर इसी वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आप पढ़ सकते हैं और एक एक वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी होगी इस चीज़ में जानने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इम्पोर्टेंट आप ये पढ़ सकते हैं। इसका मैं जितना भी ये आयोजन हो रही है और ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका मैं करंट अफेयर में ला दूंगा अपने, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, कर्नाटक की एक बड़ी चुनौती क्या आई है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कम ज्ञात संस्कृति संपत्तियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या है, कर्नाटक के बेलूर, हेल्बिट और सोमनाथपुर के होयसल मंदिरों की हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि होयसल साम्राज्य की तीन यूनेस्को की विरासत स्थल में घोषित किया गया। कौन कौन सा? बेलूर, हेल्बिट और सोमनाथ मंदिर को होयसल मंदिरों की यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें ये भी इसमें क्या बोला गया, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि संरक्षित की आवश्यकता क्या है, बताते हैं हम लोग। इसमें राज्य में वास्तुकला और सांस्कृतिक संपत्तियों की समृद्ध भंडार के साथ साथ उनके संरक्षण को भी शामिल चुनौतियां भी सामने आ रही है। जो उसका संरक्षण होता है, रख रखाव होता है, उससे संबंधित चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, कर्नाटक में 609 स्मारक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AST द्वारा संरक्षित है, और 848 स्मारक जिनमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, मकबरे, किले, गढ़ और बावड़ी शामिल है, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। राज्य सरकार के पुरातत्व संग्रहालय और विरासत, इसके अलावा मुजरल या बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत लगभग 20,000 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर और स्थल हैं। कल लगभग कितने? 20,000 हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, लगभग 20,000 से अधिक ऐतिहासिक रूप से मंदिर स्थल हैं। इनमें सुरक्षा की झलक, लेकिन ऐसे कई स्मारक है जो किसी भी कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर है। कुछ ऐसे मंदिर जो बहुत सारे संरक्षण के दायरे से बाहर है, आप भी ये जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह निरंतर भी सबसे अधिक है। राज्य संरक्षित स्मारकों के अलावा इसमें कई कम ज्ञात संस्कृति संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सुरक्षा के बिना यह संपत्ति नष्ट हो सकती थी, अतिक्रमण किया जाए या खोया जाए। लेकिन हालांकि संरक्षण के लिए विरासत स्थल और स्मारकों की पहचान करने के लिए सबसे पहले उनके दस्तावेजी और आवश्यक होती है। ठीक है, इसका श्रेय जाता है DAMH ने पहले ही कवायद शुरू की थी। ठीक है, सूची में उद्घाटन करने के लिए तालुका स्मारकों के मानचित्रण प्रक्रिया 3 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब परियोजना में वित्त पोषण पैटर्न है, हर साल 15 से 20 तालुकाओं से अधिक नहीं लिया जाता है। ठीक है, यह तालुक वास्तविक संरक्षण के लिए प्रतिक्रिया बहुत कम है। इसके एक दशक में कम से कम नहीं लगेगा, और वह भी केवल तभी जब फंडिंग सुसंगत हो। जब तक सभी तालुकों में दस्तावेजीकरण पूरा हो जाता है और स्मारकों को संरक्षित के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तब तक कई विकासात्मक दबाव और आधुनिकीकरण की ताकतों के कारण गायब हो सकते हैं। उनके संरक्षण के लिए चुनौतियां इस तथ्य की उत्पन्न होती है, इसके अधिकांश अकेले स्मारक नहीं है। ठीक है, स्मारक नहीं है, बहुत सारे स्मारक है जिसका संरक्षण संबंधित इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कुछ इसके बाद इसके ये पढ़ लेते हैं कि DMHS के पास उसके दायरे के आने वाले 848 स्मारकों को देखभाल के लिए 12 इंजीनियर हैं। कितने हैं? 848 में से 12 इंजीनियर हैं, और वार्षिक बजट में लगभग 28 करोड़, जिसमें से लगभग 50% कर्मचारियों का वेतन जाता है। और ये निराशा दूर हो जाती है। और फंड की कमी ऐसी, DMHS ने जिला पंचायतों के माध्यम से वनस्पति के घिरे स्मारकों के परिसर के साफ करने के लिए मनरेगा का रास्ता भी अपनाया था। ठीक है, इसमें बताया गया है। और नम्पा स्मारक टैगलाइन के तहत एक स्मारक गोद ले योजना शुरू की। कौन सी टैगलाइन शुरू की गई? ये स्मारक गोद ले योजना शुरू की गई थी। लगभग 200 स्मारकों को गोद लेने के योग्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कितने? 200 स्मारकों को गोद लेने के संबंध में सूची
बंद किया गया, जिसमें रख रखाव और पर्यटकों के लिए सुविधा बनाया शामिल है। ठीक है, जबकि संरक्षण कार्य यदि कोई डीएमएचएस को देख में होगा, इससे सार्वजनिक और संस्थागत भागीदार का दायरा व्यापक होने, उन्हें स्मारकों के संरक्षण के हितधारक बनाने और विरासत चेतना को मजबूत करने की उम्मीद है। लेकिन कॉरपोरेट भागीदारी की तलाश या स्मारकों को अपनाने को बढ़ाना देने देश में ही अनुभवों के संकेत मिलता है। ठीक है, केवल अधिक लोकप्रिय स्थल या ग्रेड ए स्मारक जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं योजना के तहत महत्वपूर्ण मिलता है। बड़ी चुनौतियाँ कम से कम स्मारकों के लिए धन सुनिश्चित करना और संरक्षण अभ्यास को स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उपकरण में बदलना है। ठीक है, और इसमें जो करंट अफेयर से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर से जुड़ी न्यूज़ है या जितने भी करंट अफेयर से जुड़ी आर्टिकल है या जीएस है, जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें ला दूंगा। इस वीडियो में सारा का सारा मिलेगा, जिससे आपको कहीं पर भी जाना ना पड़ेगा। ठीक है, ITU ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई के ITU मतलब आई मतलब भारत मतलब इंडिया, इजराइल और U2 मतलब अमेरिका और यूएई के समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। यह घोषणा न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान की गई है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों, उद्यमिताओं के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कम कार्बन वाले विकास मार्गों को आगे बढ़ाना है। ITU राष्ट्रों का एक समूह है जिन्हें सामूहिक रूप से पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। तो इस समूह के संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 की 4 देशों के विदेश मंत्रियों के दौरान बैठक के दौरान की गई है। कब की गई थी इसका संकल्पना? 18 अक्टूबर 2021 को 4 देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक के दौरान की गई थी। भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई। ठीक है, एक नया समूह मैंने यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, भारत, यूएई। ठीक है, और यहाँ पे इजराइल है, एक छोटा सा बिंदु होगा देखिएगा, और ये अमेरिका है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट विवरण हो गया है इस मानचित्र के नज़रिए से भी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यह दुनिया भर में गठबंधनों और साझेदारियों की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगा। साथ ही उन साझेदारियों को भी एक साथ जोड़ेगा जो एक साथ जोड़ेगा। ठीक है, ITU समूह के नाम से I2 का अर्थ होता है भारत और इजराइल, आपको बताया दिया, और U2 का अर्थ होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक समझ आते हैं। देखते हैं ये नेपाल से टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं। ठीक है, चीन की सुरक्षा पहल को नेपाल ने कहा नहीं। ठीक है, उसकी जो सुरक्षा पहल उसको ना कह दिया है। तो नेपाल में सावधानीपूर्वक संतुलन कार्य को दर्शाता है, जिसे स्पष्ट कर दिया कि विकास परियोजनाओं पर चीन के साथ काम करेगा, लेकिन सुरक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर सतर्क रुख अपनाया है। वे बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसे कनेक्टिविटी को मजबूत करने में सहमत हैं। ठीक है, इनमें शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल में शामिल होने के लिए चीन के आह्वान को खारिज कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्पकमल दहल प्रचंड की यात्रा के दौरान महत्वाकांक्षी सीमा पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो यही इसका इम्पोर्टेंट है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने जांगमू की कानून प्रवर्तन सहयोग 8वीं कार्य बैठक का विवरण सोमवार को चीन में दोनों चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा की गई थी। ठीक है, दोनों और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर गए हैं, मतलब कि हालांकि चीन के तो राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं नेपाली पक्ष चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक विकास पहल का समर्थन करेगा और करेगा होने वाले 3 प्रमुख विचार और प्रस्तावित नई पहलों को नेपाल ने अपने सहयोग को पुष्टि की है। तो इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल में यहाँ पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र ने एंजल टैक्स नियमों को नरम किया है। एंजल टैक्स नियमों को क्या किया है? नरम किया है।
सरकार ने शेयरों के लिए 5 अलग अलग मूल्यांकन विधियों को विचलन के लिए 10% सहनशीलता का परिचय देता है। स्वीकृत शेयर मूल्यांकन से हालांकि नए नियम निवासी निवेशकों पर लागू नहीं होते हैं। सरकार ने इस साल बजट में गैर निवासी निवेशकों द्वारा उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर स्टार्टअप के निवेश पर लगाए गए एंजल टैक्स के कुछ प्रावधानों को आसान बना दिया है। ठीक है, जो स्टार्टअप के दौरान जो टैक्सेशन होते हैं उस पर कुछ प्रावधान को आसान कर दिया गया है। ठीक है, जो टैक्सेशन होता है उसमें कुछ क्या कर दिया गया, आसान कर दिया है। इसने शेयरों के लिए 5 अलग अलग मूल्यांकन तरीकों को शुरुआत की है। ठीक है, 5 अलग अलग मूल्यांकनों की शुरुआत की। मूल्यांकन के विचलन में 10% सहिष्णुता की पेश की है। कितने परसेंट? 10%। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोमवार को दायर अधिसूचना में आयकर अधिनियम के तहत IIUA के कुछ संशोधन किए हैं। ठीक है, मई में जारी किए गए NV और जारी किए गए ड्राफ्ट मानदंडों में बदलाव गिने हुए फ्री कैश फ्लो के संभावित तरीकों को कुछ राहत देने की और विदेशी निवेशकों को प्रदान करना चाहिए, इसमें बोला गया है। ठीक है, और एक कंपनी के 5 वैकल्पिक मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए सुब्रमण्यम कृष्णन ने कहा, जो EY इंडिया में भागीदार है और इक्विटी के मूल्य निर्धारण के लिए अब तक केवल मूल्यवान विकल्प ही हो सकता है। ठीक, आगे इसमें बोला इन 5 तरीकों में से किसी भी तरीकों में शेयर निवासी निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है। डे लाइट इंडिया के पार्टनर अनिल तलरेजा ने कहा कि भारतीय कंपनियों और निवेशकों को इस नियमों पर स्पष्टता की कमी के कारण पूंजी के निवेशकों से जुड़े सरल लेन देन को निष्पादित करने की गंभीर व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि निवेशकों को अब अपना निवेश पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब ये बोला गया है मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो नए स्टार्टअप के दौरान जो नए जो अभी बिजनेस में घुस रहे हैं उनके लिए क्या करना है, स्टार्टअप के तौर निवेश में कुछ उसके जो एंजल टैक्सेशन होते हैं उसमें छूट दिया गया सरकार ने। ठीक है, आते हैं थोड़ा ये पढ़ते हैं हम लोग। PFRID और NPS के लिए 11वें फंड मैनेजर के रूप में DSP को चुना है। ठीक है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त बचत का प्रबंधन करने के लिए 11वें फंड मैनेजर के रूप में DSP पेंशन फंड मैनेजर को नियुक्त करने की प्रक्रिया और उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फंड प्रबंधकों को अपनी सूची को शामिल होने के लिए DSP को चुना है और उससे हमारे सदस्यों के लिए अधिक विकल्प तैयार होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ये हमारे क्या बोला गया है। चेयरमैन दीपक मोहंती ने द हिंदू को बताया कि अधिकारियों ने कहा कि DSP को पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिया गया और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र जल्दी जारी किए जाने की संभावना है, जबकि NPS ने उन केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य 2004 के बाद सेवा शामिल हुए और एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, और 2010 PNF ने कहा कि निगरानी 2010 लाख करोड़ की संपत्ति के बड़े हिस्सों की गणना करते हुए कितनी कि 210.12 लाख करोड़ की संपत्ति के बड़े हिस्से की गणना करते हुए बड़े औपचारिक रूप से स्वरोजगार क्षेत्र में पेंशन कवरेज का विस्तार करना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमुखों को लिखा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में RRBS के प्रयोजक करते ताकि वे अधिक निजी नागरिकों को सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए NPS की शामिल होने के सक्षम बना सकें। वर्तमान में 31 लाख लोग स्वैच्छिक आधार पर NPS के शामिल हुए हैं, लेकिन यह संख्या लगभग 25% प्रतिवर्ष दर के साथ बढ़ रही है। ठीक है, इसमें ये क्या है, लिचिंग वाचर भारत ने रेटिंग को कटौती की। अभी एक थोड़ा ये देख लेते हैं। वैश्विक विमान लिंचिंग निगरानी संस्था स्थानीय एयरलाइन गो फास्ट को उसके विमान के पट्टेदार के बीच विवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय लिंचिंग कानून के साथ भारतीय अनुपालन के रेटिंग की कटौती की और देश के नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निगरानी सूची में UK स्थित एविएक और वर्किंग ग्रुप जोलिंग्स और फाइनेंसिंग कानूनों की निगरानी करते हुए उनका भारत का स्कोर 3.5 से घटकर 2 कर दिया है। ठीक है, रेटिंग में कटौती की गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है लिंचिंग वाचडॉग ने भारत के विमानन में मतलब कि जो विमानन होता है ना सेक्टर एरोप्लेन से संबंधित विमानन क्षेत्र में उसमें क्या किया है कि भारत में कटौती की। UK स्थित एविएशन ग्रुप है जो लिंचिंग और फाइनेंसिंग कानूनों की निगरानी करता है। ठीक, भारत का स्कोर जो 5 से कितना घटकर हो गया 3.5 और 3.5 से घटकर 2 हो गया है। तो विमानन के क्षेत्र में ये अगर पूछ दे कि लिंचिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ भारत का अनुपालन रेटिंग में कटौती की है। ठीक है, इस बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक, तो ये GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पूछ देगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय लिंचिंग कानूनों में
जो लिंचिंग फाइनेंस कानूनों की निगरानी जो करते हैं उनमें कितनी भारत का स्कोर 5 से घटकर 3.5 से घटकर 2 कर दिया गया है, कितनी कर दी गई है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस में भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में आप इसको इस जो डाटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आप नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं आइए जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शून्य विवाह मतलब कि जो शादी होने से पहले बच्चे हो जाते हैं, शून्य विवाह उसे कहते हैं, से जन्मे बच्चे को मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार के सहमति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि वो अपने माता पिता के हिस्सा में माता पिता के जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा पाने के लिए पात्रता रखते हैं। मिताक्षरा कानून के बारे में जानते हैं। मिताक्षरा कानून हिंदू कानून का एक स्कूल है, मतलब कि एक स्कूल है, हब है, जो हिंदू परिवार में सहमति के उत्तराधिकारी का नियंत्रण करता है। ठीक, यह एक कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानूनी प्रणाली है, मतलब कि बहुत पारंपरिक और कानूनी हिंदू प्रणाली है, इसी के तहत हमारे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत इसमें ये लागू होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार के, मतलब कि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है। यह हिंदू कानून के 2 प्रमुख स्कूलों में से एक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है दया भाग। पहला है मिताक्षरा कानून और दूसरा क्या है? हिंदू कानून में 2 कानून होते हैं, दूसरा है दया भाग स्कूल। ठीक है, दया भाग स्कूल के अनुसार बेटे के पास जन्म से कोई स्वचालित स्वामित्व अधिकार नहीं होता, मतलब कि जन्म से वो अपने पिता के संपत्ति में हक नहीं रखता, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इसे प्राप्त कर लेता है। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। मतलब कि ये उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ए फास्फोरस डज द आंसर ली ऑन आवर स्वेट। ठीक है, इंडिया क्या हो रहा है, फास्फोरस की कमी हो रही है, तो इसके संबंध में ये आर्टिकल दिया गया है। ठीक, और इसको कैसे निवारण करते हैं, तो देखिए भारत में फास्फोरस की कमी हो रही है। इसका उद्देश्य हमारा मल में छिपा हुआ है। मल मतलब कि जो सुबह में हम लोग निकालते हैं उसी को मल बोलते हैं, मतलब कि मल पॉटी के रूप में समझ रहे हैं। तो अधिकांश फास्फोरस भंडार कहाँ पे होता है? मुट्ठी भर देश दुनिया भर में अधिकांश फास्फोरस भंडार को नियंत्रित करते हैं। एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता का विषय है। दुनिया के सबसे बड़े भंडार मोरक्को और पश्चिम सहारा क्षेत्र में, लेकिन ये फास्फोरस, कैडमियम और ये जहरीली भारी धातु के साथ अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है। इसमें आते हैं ये कि स्थानीय कृषि में संलग्न लगे एक उर्वरकों में संलग्न होंगे। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि यह एहसास हो गया है कि जहाँ फसलों ने अपने विकास के पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषण में जो फसलों में हमारे विकास तत्व के लिए जो फास्फोरस की कमी हो रही है उससे संबंध में ये बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल छपा हुआ है, तो इसके बारे में जितना भी विवरण है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, एक एक चीज़ को अच्छे से इसमें लाया गया है जिससे आपको आसानी होगी, पर ये बहुत उतना कुछ खास नहीं। बस इसमें ये आप जान लीजिए कि भारत में फास्फोरस की कमी हो रही है, इसके निदान के क्या क्या कारण है, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और इस पर इसका मुख्य कारण क्या है, निदान कैसे हो सकते हैं, तो आगे की राह क्या होगी। तो मेंस में इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ना जरूरी है। अब मैं ये पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके तहत वीडियो अपलोड करने में हमें बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो इसके संबंध में आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबी है वीडियो, कुछ ज़्यादा ही लंबी है ये आर्टिकल। ठीक है, तो मैं पढ़ने को तो मैं पढ़ सकता, पर ये आर्टिकल बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो इसको आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और रिसाइकलिंग पर क्या क्या खर्च होगी और कितना भारत सरकार को इसमें खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे संबंध में आप इसे व्यापारिक दृष्टि से भी इसका मेंस में एक छोटा की पॉइंट के रूप में बनाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं आर्टिकल लाया हूँ, आप इसे पढ़िएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इन हिंदी में।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको एक सपोर्ट की जरूर आपकी एक सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट करेगी आगे के वीडियो बनाने में। और ख़ासतौर यूपीएससी के हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर कोई भी इस तरह की जो मैं लाता हूँ, कोई भी नहीं लाता इस तरह के हिंदी में रूपांतरण करके। वो बस अपनी हिंदी में बता देते हैं, पर इस तरह लाते नहीं। आर्टिकल को समझाने को होता तो वो अपने हिसाब से बता देते हैं कि हाँ हाँ ये है, आप खुद नहीं पढ़ सकते थे। तो इसके लिए ही मैंने ये लाया हूँ, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए, और आपकी लाइक और सब्सक्राइब, एक और लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत ही खुशी होगी और वीडियो बनाने में एक प्रोत्साहन के रूप में मिलता रहेगा कि हाँ लाइक और सब्सक्राइब मिलता रहे, व्यूवर्स भी मिलते रहे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में कि हाँ ये एक चैनल है जहाँ पर हिंदी रूपांतरण में पूरा हिंदी द हिंदू डिटेल में आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।